जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चलिए दोस्तों, आज आपके सामने एक नया वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो सीटेट के लिए 2023 में दिसंबर में जो होने वाला है आगामी, उसमें बहुत ही फ़ायदा होगा। और ये सिर्फ एमसीक्यूज़ नहीं है दोस्तों, इसमें हम लोग कवर करेंगे पूरा फुल थियोरेटिकल पोर्शन दोस्तों। तो बगैर देर किए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये जो हमारा एजुकेशन का जो तरीका है, उसमें हम लोग पहले कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। ये सीटेट का हमारा ये बाल विकास जो पेडागोजी है, और वैसे तो ये पेडागोजी सभी के लिए है, बट मैं जो है विज्ञान वाले वर्ग यानी साइंस के लिए पूरा वीडियो कंप्लीट सीरीज़ आपको मैं देने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक मनोविज्ञान की अवधारणाएं हैं। दोस्तों, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की बात हम लोग कर रहे हैं। कहते हैं कि मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रिया, अनुभवों तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन होता है। दोस्तों, इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिनका अवधारणाएं कुछ अलग अलग प्रकार के हो सकती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला हमारा है स्किनर। स्किनर मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। स्किनर के अनुसार, स्किनर का कहना है कि मनोविज्ञान क्या है, तो एक कह सकते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, अंत तक देखना है। अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो आप जान रहे होंगे कि अभी बिहार में और भी वैकेंसीज आने वाले हैं। उसके लिए ये जो है कंप्लीट सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ मैं, ताकि आपको बहुत ही फ़ायदा मिले दोस्तों। दूसरा देखिए क्या है, तो दूसरा हमारा है गैरिशन। गैरिशन के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गैरिशन के अकॉर्डिंग जो हमारा मनोविज्ञान है, उसमें क्या कहता है कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। और साथ ही साथ मैकडूगल जो हैं, उनके अनुसार मनोविज्ञान जो है वो जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया। किन्होंने? मैकडूगल ने किया है दोस्तों। मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या होते हैं, तो इसमें 3 लक्ष्य प्रमुख माने गए हैं। पहला मापन एवं वर्णन, मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। एंड सेकंड पूर्वानुमान व नियंत्रण यानी प्रेडिक्शन या कंट्रोल करना। एंड थर्ड व्याख्या या इंग्लिश में बोले तो एक्सप्लेनेशन। मनोविज्ञान का मुख्य लक्ष्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को मापने के लिए परीक्षण या विशेष जो हमारा प्रविधि का विकास है उसका करना है। परीक्षण या प्रविधि में ये 2 गुण आवश्यक हैं, यानी ये 2 गुण मिलते हैं। पहला आता है विश्वसनीयता एंड दूसरा आता है वैधता। कहते हैं कि विश्वसनीयता क्या है, तो बार बार मापने पर भी प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं हो या कोई परिवर्तन न दिखाई दे, उसको हम विश्वसनीयता कहते हैं या विश्वसनीयता कहलाता है। यानी कि अगर हम मान लीजिए कि कोई अमाउंट है, शुगर है 1 kg, और उसको हम बोल दिए कि भैया 1 किलो है, हम बार बार नाप रहे हैं किसी अलग अलग तराजू पर, लेकिन वो 1 किलो ही हर बार आ रहा है। यानी कि जो विश्वास करेगा वो विश्वसनीयता की बात हो रही है, यानी ट्रथनेस की बात हो रही है। ठीक है। एंड सेकंड आता है वैधता। वैधता क्या है, तो परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है ना। जिसको मापने के लिए बनाया गया है वही नाप रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो वैधता हो गया, वैलिडिटी हो गया। मानव व्यवहार की व्याख्या करना मनोविज्ञान का सबसे अव्वल लक्ष्य है। अव्वल मतलब बोले तो फर्स्ट लक्ष्य, प्रायोरिटी है उसका, क्योंकि जब तक मनोविज्ञान यह नहीं बतला पाता है कि व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, तो वे सही ढंग से ना तो उस व्यवहार के बारे में यानी कि पूर्वावलोकन नहीं कर सकता, पूर्वकथन नहीं कर सकता, और न ही ठीक ढंग से नियंत्रण कर पाता है। अब आइए दोस्तों, हम जानते हैं मनोविज्ञान का इतिहास कैसा है। मनोविज्ञान का प्रारंभ
अगर देखें तो उसका उद्भव जो है व्यक्ति को जानने के लिए हुआ है कि कौन व्यक्ति क्या है। इसमें प्राणी जगत के मन, आत्मा, चेतना से प्रदर्शित व्यवहार एवं क्रियाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। शुरू में इसके अध्ययन में मानव एवं पशु दोनों के ही व्यवहार को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में मनोविज्ञान ने अपना क्षेत्र मनुष्य तक ही सीमित कर लिया। दोस्तों, जो इम्पॉर्टेंट बात है या जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का जो दर्शन शास्त्र के रूप में ही अध्ययन किया जाने लगा था। सोचिए, 16वीं शताब्दी से है मनोविज्ञान हमारा। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया है वो दोस्तों 1590 ईस्वी में किया गया है। 1590 में किया गया है। और किसने किया? तो रुडोल्फ गोयकल ने किया। मनोविज्ञान की शुरुआत ग्रीक दार्शनिक प्लूटो, अरस्तु, सुकरात से मानी जाती है। प्लूटो ने 427 से 347 ईसा पूर्व आत्मा पर चिंतन करते हुए इसके महत्व और आत्मसत्ता पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इसके बाद एक और थे, उनका नाम था हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ने 400 ईसा पूर्व में शरीर गठन प्रकाश सिद्धांत दिया था। इससे प्रभावित होकर सेल्डन ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण का सोमैटोटाइप सिद्धांत दिया था। दोस्तों, इस तरीके से हम पूरा फुल डिस्क्रिप्शन लेंगे यहाँ पर। आगे देखिए, इसमें क्या है कि ग्रीक दार्शनिक जो थे उनका नाम था क्या? तो अगस्टाइन था तथा थॉमस का विचार था। यानी इन दोनों व्यक्ति का एक व्यक्ति है, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अगस्टाइन और दूसरे व्यक्ति हैं थॉमस। इन दोनों की जो विचारधारा है उन विचारों के अनुसार मन तथा शरीर दो चीज़ें हैं तथा इसका आपस में संबंध होता है। आपस में उनका संबंध होता है। कहते हैं कि देकार्ते व स्पिनोजा ने बताया कि मन व शरीर एक दूसरे से संबंधित चीज़ें हैं। देकार्ते थे उनका मत था कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही कुछ विचार होते हैं। और साथ ही साथ एक और थे जॉन लॉक। उनके अनुसार व्यक्ति जन्म के समय टेबुला रेसा या कोरे कागज़ के समान होता है जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। मनोविज्ञान ने प्रयोगों का जन्म विलियम वुंट से माना जाता है। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि विलियम वुंट की बात की जा रही है। अब विलियम वुंट जो हैं इन्हीं को माना जाता है कि जो मनोविज्ञान है उसका प्रयोग का जो जन्म है वो इन्हीं से हुआ है। विलियम वुंट ने 1879 में 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए इनको जो है प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। अब बात करते हैं हम रूसो का। उनके अनुसार मनुष्य जन्म से अच्छे स्वभाव का होता है, परंतु समाज के कटु अनुभव उसके स्वभाव को बुरा बना देते हैं। और साथ ही साथ दूसरा जो मत है वो है स्पेंसर का। उनका मत था कि मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता यानी कि आक्रमणशीलता आदि मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ जेम्स मिल व जॉन स्टुअर्ट मिल ने 19वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु के रूप में चेतना तथा उनके उत्पन्न विचारों का अध्ययन किया। विलियम जेम्स, कौन थे? विलियम जेम्स की बात हो रही है। विलियम जेम्स और गैरिट, फ्रायड, वॉटसन, स्किनर, वुडवर्थ, इन सभी ने भी मनोविज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अमेरिकी एक विचारक विलियम थे। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे विलियम जेम्स हैं, विलियम जेम्स, उनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये कहाँ से रिलेट करते हैं? तो अमेरिका से बिलोंग करते हैं।
नेक्स्ट टर्म आता है दोस्तों अलेक्जेंडर कैनन, मनोविज्ञान को भारत की देन मानते हैं। उन्होंने 1933 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस। उसमें उन्होंने लिखा कि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं के बारे में भारतीय दर्शन पश्चिमी विचारकों से कहीं अधिक ज्ञान देने में सक्षम है। भारत में पाश्चात्य मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए 1916 में, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, 1916 में डॉक्टर एन सेन ने कलकत्ता में विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। एंड भारत में दूसरी प्रयोगशाला की बात की जाए तो यहाँ पर स्थापना हुआ था किनके द्वारा, तो डॉक्टर M.V. गोपाल स्वामी ने 1924 में मैसूर विश्वविद्यालय में की थी। ठीक है दोस्तों, इन दोनों पॉइंट को आप बहुत ही बारीकी से ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान अंग्रेजी में इसको बोला जाता है साइकोलॉजी, और उसका हिंदी रूपांतरण जो है मनोविज्ञान है। साइकोलॉजी शब्द जो है ग्रीक या लैटिन, कुछ लोगों का मानना है ग्रीक है और या लैटिन, तो इन भाषा के दो शब्द हैं, यानी दो शब्दों से मिलके बना है। एक है साइके, PSYCHE साइके, और सेकंड टर्म है लोगोस, इससे मिलकर बना है, जिसका अर्थ है साइके मतलब आत्मा और लोगोस मतलब अध्ययन करना, यानी साइकोलॉजी का जो अर्थ है वो आत्मा का अध्ययन करना है। एक और विचारक थे मनोवैज्ञानिक गैरेट। इनके अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान शब्द को मन प्लस विज्ञान में विभाजित किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान मन की वह शाखा है जो मन के या मन का अध्ययन करती है। दोस्तों, ये फुल वीडियो आपको एबल कर देगा, यानी आपको लायक बना देगा कि आप सीटेट अगर पहली बार दे रहे हैं तो पहली ही बार में निकाल देंगे, और अगर कई बार दे चुके हैं तो इस बार तो बेड़ा पार है, कंफर्म है ये। आप हमारे साथ बने रहिए, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा वीडियो मिलेगा, और जैसे ही आपका एग्ज़ाम का डेट आएगा उस समय आपको वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे, जहाँ से क्वेश्चंस आएगा कंफर्म है बन के आएगा, 100% गारंटी के साथ आएगा। मनोविज्ञान की अवस्थाएं क्या क्या हैं, तो आइए जान लेते हैं कि मनोविज्ञान की क्या क्या अवस्थाएं या अवधारणाएं हैं। पहला है आत्मा का विज्ञान। सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। किसने कहा, तो प्लेटो ने, अरस्तु ने, डेकार्ट ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। आत्मा क्या है बताइए, आत्मा का रंग कैसा है, रूप कैसा है, आकार कैसा है? अगर इसका जवाब नहीं मिलता है, इसकी व्याख्या नहीं की जाती, तो इसका अस्तित्व एक प्रामाणिकता का उत्तर न दे पाने के कारण 16वीं ही शताब्दी में मनोविज्ञान का यह अर्थ अस्वीकार कर दिया गया। डेकार्ट ने बताया कि आत्मा केवल मनुष्यों में पाई जाती है, इसलिए इसको हम आत्मा का विज्ञान नहीं कहेंगे। एक नोट है जिसको आप बहुत ही बारीकी से ध्यान रखेंगे। फ्रांस के रेन डेस्कार्ट पहले दार्शनिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने से मना कर दिया था। ये हम पहले पॉइंट की बात कर रहे थे। आइए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। मन या मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में इटली के पोम्पोनोजी व उनके सहयोगी थे थॉमस रीड और टिचनर। उन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। नाम ध्यान रखना है, बात है इटली के पोम्पोनोजी और इनके दो सहयोगी थॉमस रीड और टिचनर। उन दोनों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा दोस्तों। नेक्स्ट है B.N. झा। ये B.N. झा जो हैं उनके अनुसार मस्तिष्क के स्वरूप के अनिश्चित रह जाने के कारण मनोविज्ञान ने मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में किसी प्रकार की प्रगति नहीं की। आधुनिक मनोविज्ञान मन के स्वरूप तथा प्राकृतिक का निर्धारण न कर सका।
मन शब्द के विषय में ही अनेक मतभेद हैं, अतः यह परिभाषा भी अस्वीकार कर दी गई। दोस्तों फुल डिटेल बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपने ध्यान दे दिया तो आगे जो स्लाइड आएगा उसमें आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे। व्यक्ति के मन व मस्तिष्क का संबंध विवेक व विचारशील निर्णयों से है। पागलों व पशुओं में इसका अभाव पाया जाता है। इस विचारधारा पर भी यह मत अस्वीकार कर दिया गया। दूसरी एक बात, आइए दोस्तों चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, जो है चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स और जेम्स सली, इन लोगों ने यानी इनके द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया है। नाम पर ध्यान देंगे, विलियम वुंट की बात हो रही है, विलियम जेम्स की बात हो रही है और जेम्स सली की बात हो रही है। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। विलियम जेम्स ने 1890 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में इसका बहुत प्रचार किया। पुस्तक का नाम दोस्तों ध्यान रखेंगे, पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इसका प्रचार किया। 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हो गया। व्यक्ति के मस्तिष्क में चेतना के 3 स्तर पाए जाते हैं, और ये 3 स्तर क्या हैं? तो चेतन है, अर्धचेतन है और अचेतन है। इन तीनों स्तर को मस्तिष्क के जो विकास है उसमें कार्य करता है। इस मत को मानने वाले वे मनोवैज्ञानिक केवल चेतन मन का ही अध्ययन करते हैं। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था सिगमंड फ्रॉयड। उन्होंने बताया कि व्यक्ति के व्यवहार पर अर्धचेतन मन और अचेतन मन का भी प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के चेतन मन केवल 1/10 भाग, अर्धचेतन अचेतन 9/10 भाग पाया जाता है। इसमें रेशियो आप ध्यान रखेंगे, चेतन मन का मतलब 1/10, अर्धचेतन 9/10 भाग, ठीक है ना, और अर्धचेतन है और अचेतन है 9/10, ठीक है। बोलते हैं कि चेतन एक स्थूल वस्तु ना होकर मात्र अनुभूति है जिसका प्रत्यक्षण संभव नहीं है। चेतना का प्रयोग विधि से निरीक्षण भी संभव नहीं है। इन्हीं कारणों से यह परिभाषा सर्वमान्य नहीं हो पाई है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतन शब्द का आलोचना की है। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं हम 4th पॉइंट की ओर। इसको हम व्यवहार का विज्ञान भी कहते हैं। 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। कौन कौन है? तो वॉटसन है, वुडवर्थ है, स्किनर है, मैकडूगल है और थॉर्नडाइक है। इन लोगों ने क्या कहा? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। विलियम मैकडूगल अपनी एक पुस्तक लिखते हैं, नाम है उनका एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। उसमें मनोविज्ञान के आचरण एवं व्यवहार का विधेयक विज्ञान मानते हुए इसे ज्ञान, भावना, क्रिया के रूप में बांटा है। व्यवहार में मानव व्यवहार व पशु व्यवहार दोनों ही सम्मिलित होते हैं। वर्तमान में मनोविज्ञान के इसी अर्थ को सर्वमान्य अर्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। वॉटसन बोलते हैं, क्या कहते हैं? उनके अनुसार है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। एक नोट ध्यान रखना है आपको यहाँ पर दोस्तों कि मनोविज्ञान के बदलते स्वरूप को देखकर एक लाइन कहा गया है, किसके द्वारा? तो वुडवर्थ ने लिखा। क्या कहते हैं वो? कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा या त्यागा, फिर उसने अपने मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना को खोया। वो वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। यानी जितने भी थ्योरीज वेस्ट हुए हैं, यानी त्याग गया है, छोड़ा गया है, उन सभी के बारे में लाइन एक है जो कि इन्होंने कहा
तो कहा है वुडवर्थ ने। ये स्टेटमेंट अगर पूछा जाए कि बताइए मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर अपने मस्तिष्क का त्याग किया, फिर अपनी चेतना को खोया, अब वर्तमान में व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकारता है, ये किनकी पंक्तियां हैं? तो ये वुडवर्थ की पंक्ति है। अब अलग अलग लोगों का मनोविज्ञान की परिभाषाएं भी अलग अलग हैं। पहले हम बात करते हैं क्रो एंड क्रो का। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्रो एंड क्रो का कई बार क्वेश्चंस आ चुका है सीटेट में। मनोविज्ञान को मानवीय व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन कहा गया है, और ये था क्रो एंड क्रो के अनुसार। फिर आता है पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। फिर आते हैं वुडवर्थ, मनोविज्ञान व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। मैकडूगल का कहना है कि मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। गार्डनर मर्फी, उनके अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणियों के उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनको हम वातावरण के प्रति तैयार करते हैं। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान वह व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। वॉटसन का कथन है, क्या है कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उससे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। उनके अनुसार कि अगर कोई एक बालक है तो वो एक सादा पेज की तरह है। अगर मेरे पास सादा पेज होगा तो उस पर मैं जो चाहूँगा वो लिख सकता हूँ। तो उनके अनुसार कि अगर कोई एक बालक जो जन्म लेता है उसको जैसा वातावरण मिलेगा वैसे ही वातावरण में ढल जाएगा। स्किनर कहते हैं, या उनके अनुसार माना जाता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का अनुभव का विज्ञान है, और साथ ही साथ शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। इन्होंने दो चीज़ पर इम्पोर्टेंट टिप्पणी की है। द फर्स्ट वन इज़ मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, एंड सेकेंड वन शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। अब देखिए एनएल के मन जो हैं, एनएल मन, उनके अनुसार है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, और कहते हैं कि जो चेतन का संबंध है उनका अनुभव के विज्ञान तथा ज्ञान के संबंध व्यवहार से होता है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे थोड़ा, और एक और हैं जिनका नाम है J.S. रॉस। इनके अनुसार जो मनोविज्ञान है मानसिक पृष्ठभूमि में व्यवहार का स्पष्टीकरण है। दोस्तों नेक्स्ट है जेम्स ड्रेवर, कहते हैं कि मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार को मानसिक भाषा में स्पष्ट करता है। उसके बाद एक और हैं जिनका नाम है बोरिंग लैगफेल्ड वेल्ड। इनके अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। और ठीक नेक्स्ट आते हैं कॉलसनिक, इनके अनुसार मानव व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान। और गैरिसन या अन्य लोग जो हैं उनका कहना है या मानना है कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। दोस्तों मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें या जो भी करें, हाँ, बट आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि इसको अंत तक ज़रूर देखें आप लोग सभी, क्योंकि अगर कोई भी पुस्तक या कोई भी विषय वस्तु बीच में छोड़ दी जाए तो उसको अधूरा माना जाता है, और अधूरा ज्ञान कभी काम नहीं आता। शिक्षा की ओर हम बढ़ रहे हैं और हम एक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें हर एक चीज़ को पूरा करके ही छोड़ना है। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना। शिक्षा मतलब सीखना। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसों ने किया। रूसों ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक
इमाइल में लिखा है, क्या लिखा है, उनका पुस्तक था इमाइल, उसमें लिखा है कि शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। शिक्षा या एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुआ है। एडुकेशन एडुकेटम से हुआ है, ठीक है। इसमें दो वर्ड है ई और ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर से, ड्यूको मतलब बाहर निकालना। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई, जैसा कि हम ऊपर बताया। एक है एडुकेयर, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना या विकसित करना, और एडुकेयर, वहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ एडुकेयर है, यहाँ एडुकेयर है। अब दोनों का स्पेलिंग में बस एक ए और ई का फर्क है, ठीक है ना। एक है एडुकेयर EDUCARE, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना या विकसित करना, एंड दूसरा है एडुकेयर EDUCERE, उसका मतलब है बाहर की ओर अग्रसर करना। वास्तविक अर्थ देखिए क्या है, गुरु द्वारा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, अंधकार का परिमार्जन करना, यही वास्तविक अर्थ है शिक्षा का। यहाँ देखिए सीटेट में, आरटेट में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो कहते हैं कि प्रकृति वैज्ञानिक है। इसमें नियम व सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है जो कि सार्वभौमिक होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। यह छात्रों की उपलब्धियों के संबंध में भविष्यवाणी भी करता है। शिक्षा मनोविज्ञान विशुद्ध विज्ञान है। एक साइंटिस्ट थे, नोट है ये हमारे लिए, ध्यान रखिएगा, कि जॉन एडम्स, उनके अनुसार या उन्होंने कहा कि सीखने के दो तत्वों का अनिवार्य माना जाता है या माना है। पहला शिक्षक होना चाहिए और छात्र होना चाहिए। फिर बोलते हैं जॉन डीवी, उन्होंने कहा या उनके अनुसार सीखने के तीन तत्वों को मान्यता दी गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो क्वेश्चन तो आपके बने हुए हैं, एक है जॉन एडम्स, दूसरे हैं जॉन डीवी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सीखने के दो तत्वों का अनिवार्य मानना किनका था, तो जॉन एडम्स का था, और जबकि तीन तत्वों की मान्यता जो दी गई है वो जॉन डीवी के द्वारा दी गई है। शिक्षक तीन बात क्या था, तो शिक्षक जो है वो दो बातों पर ध्यान देगा, एक तो छात्र पर, दूसरा पाठ्यक्रम पर। छात्र पर और पाठ्यक्रम पर, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उन पर, और जो पढ़ा रहे हैं उसका मॉड्यूल कैसा है उस पर। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति लगभग 1900 ईस्वी में हुई और वास्तविक स्वरूप में 1920 में प्रारंभ हुआ था। और ये देखो बिहार टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन कि वास्तविक स्वरूप में 1920 में प्रारंभ हुआ है, और ये पूछे थे कि वास्तविक स्वरूप जो है शिक्षा का कब प्रारंभ हुआ, तो 1920 में प्रारंभ हुआ दोस्तों। अब आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया, जहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, चाहे वो सीटेट हो या बीटेट हो, हर जगह पूछा जाता है दोस्तों। और आपको ध्यान रखना है कि ये पूरा वीडियो देखेंगे तो फ़ायदा होगा, और पूरा देखने के लिए आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं या शिक्षक हैं तो डेफिनेटली आपको टाइम देना पड़ेगा, ताकि और आपके अंदर जो एबिलिटी है वो मॉडिफाई हो और आप बच्चों को और अच्छी शिक्षा दे सकें। आइए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। कॉल सैनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे किया, तो प्लेटो से माना है। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु से माना है। सबकी अलग अलग अवधारणाएं होती हैं दोस्तों, और आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि अरस्तु, स्किनर, र से अरस्तु भी आ रहा है, स्किनर भी आ रहा है, यहाँ नाम का मैचिंग हो रहा है। कोलेसेनिक तो यहाँ पर प्लेटो, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला किसने दी थी, तो स्टेनले हॉल ने 1889 ईस्वी में रखी थी। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे कभी पूछा जाएगा कि बताइए शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, तो वो हमारे थॉर्नडाइक हैं, उन्हीं को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना गया है।
स्किनर की बात हर जगह रहता है और स्किनर मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, उनका मानना है। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि बताइए कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान किसके अनुसार है, तो ये आपका स्किनर हो जाएंगे। क्रो एंड क्रो की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, ऐसा मानना किनका है, तो क्रो एंड क्रो का है। फिर आता है कि फ्रोबेल शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है, ऐसा मानना था फ्रोबेल का। फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे। सारे व टेलफोर्ड इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से संबंधित है। रूसो के अनुसार कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। दोस्तों यही काम तो हमें और आपको करना है, ठीक है ना। बालक एक पुस्तक की तरह है या उसके समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए, क्योंकि जब अध्यापक अध्ययन ही नहीं करेगा तो कैसे सिखाएगा अपने बालकों को, स्टूडेंट्स को, छात्रों को। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है। शिक्षा के प्रकार की बात करें तो शिक्षा के प्रकार जो हैं 3 प्रकार से यहाँ पर रखा गया है, यानी 3 प्रकार के मुख्यतः शिक्षा में डिवाइड किया गया है। पहला आता है औपचारिक शिक्षा। यह शिक्षा निर्धारित समय व स्थान पर प्राप्त की जाती है, जैसे कि विद्यालय। दूसरा आता है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का समय व स्थान निर्धारित नहीं होता है, जैसे परिवार है तो परिवार में जिस तरीके से लोग रहते हैं वहीं से बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपको देख रहा होगा कि यूपी टेट, सी टेट में आया हुआ है यहाँ से कि अनौपचारिक शिक्षा जो प्राप्त करने का जो समय व स्थान है वो क्या होता है, तो वहाँ से आप आंसर परिवार मानेंगे। परिवार ही हमारे अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र है। फिर आता है थर्ड निरौपचारिक शिक्षा। दूरस्थ स्थान से प्राप्त शिक्षा है, जैसे टीवी, समाचार पत्र और ओपन यूनिवर्सिटीज़, खुला विश्वविद्यालय। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है, ऐसा मानना था महात्मा गांधी जी का। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति व समाज दोनों से, यानी दोनों की बात हो रही है, दोनों में कल्याण से है, ऐसा मानना है फ्राइडसन का। शिक्षा व्यक्तिकरण व सामाजिकरण की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को व्यक्तिगत उन्नति व समाज की उपयोगिता को बढ़ावा देती है, क्रो एंड क्रो का मानना था। अब शिक्षा में 3 स्किल है जिसको हम 3R भी कहते हैं। शिक्षा को 3R कहा जाता है। पहला आता है पढ़ना यानी रीडिंग, दूसरा आता है लिखना यानी राइटिंग, एंड तीसरा आता है गणना करना यानी कि अर्थमेटिक, पढ़ना, लिखना और गिनना। गांधी जी ने शिक्षा को 4H से नामांकित किया है, और ये 4H है क्या, तो पहला है हैंड, क्रियात्मक यानी कि हम लोग वर्क करते हैं, हैंड हो गया। दूसरा आता है हेड, मानसिकता यानी कि हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं। तीसरा आता है हेल्थ, शारीरिक, और चौथा आता है हर्ट, भावनात्मक यानी कि भावनात्मक सोच। फिर आते हैं एक जॉन डीवी, उनको प्रथम शिक्षाविद माना जाता है, या प्रथम शिक्षाविद वो। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, ये कुछ शाखाएं हैं, यहाँ पर बहुत ही सारे शाखाएं हैं, ठीक है ना। इसमें हमें ध्यान रखना है, ऐसा कुछ नहीं है, इन शाखाओं को एक बार पढ़ लीजिए कि जब भी आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन में मिले तो ध्यान रहे। अदरवाइज़ जब हम क्वेश्चन उठाएंगे तो वहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ बट हम लोग फुल डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा जमे रहें और पढ़ते रहें, और अपना एग्ज़ाम क्रैक भी करना है, इसलिए दोस्तों टाइम तो देना पड़ेगा।
आइए जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की शाखाएं क्या है। तो सामान्य मनोविज्ञान, असमान मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, व्यक्ति मनोविज्ञान, समूह प्रौढ़ शिक्षा, शुद्ध व्यवहारिक, प्रयोगात्मक, विकासात्मक, पर्यावरणीय, पैरा मनोविज्ञान, है ना। इस तरीके से ये टोटल हमारे पास 26 है। शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो है, डेफिनेशंस हैं, वो किन के अनुसार और क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब शिक्षा मनोविज्ञान की जो महत्वपूर्ण है उसमें सबसे पहला नंबर आता है कॉलसेनिक का। उनके अनुसार मनोविज्ञान के अनुसंधानों एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है C.H. जड़। जन्म से लेकर के, उनके अनुसार क्या है कि जन्म से लेकर के परिपक्वता जो अवस्था होती है वहाँ तक के विकास क्रम में प्राणी के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनकी व्याख्या तथा विवेचना करने वाले वैज्ञानिक को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मारिया मॉन्टेसरी, उनके अनुसार शिक्षकों को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक वह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। दोस्तों, अगर आप अच्छा ज्ञान रखेंगे तो आपकी क्वालिटी और आपका जो चमक है वो पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे कह सकते हैं विश्व को चमका देगा। एलिस क्रो के अनुसार शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावशाली अधिगम के लिए अनिवार्य हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का कुछ जो क्षेत्र होता है उसके बारे में एक बार देख लीजिए दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान के जो क्षेत्र हैं वो निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है इसमें। कौन कौन से? कि शिक्षा के समस्याओं का अध्ययन, पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित अध्ययन, शिक्षण विधियों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का अध्ययन, बालक के विकास की अवस्था का अध्ययन, बालक के रुचियों और अरुचियों का अध्ययन, बालक की प्रेरणा और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन, मानसिक रोगों से ग्रस्त असाधारण अपराधी बालकों का अध्ययन। इस तरीके से ये 1-2 पॉइंट और हैं।